हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। हम लोग जैसे कि क्लास 12th फिजिक्स में जो यूज होने वाली मैथमेटिक्स है उसको पढ़ रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री की बात कर लिए थे। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर यानी सदिश। सदिश का यूज हर जगह होगा। जहाँ भी आप लोग घटक कर रहे होगे या दो सदिश राशियों का गुणा कर रहे होगे और दो सदिश राशियों से डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, इन सारी बातों को आज हम लोग इस लेक्चर में कर रहे होंगे। तो बिना समय को गवाए हुए, बिना फालतू की बातों को किए हुए हम लोग बढ़ते हैं अपने लेक्चर में आगे। सबसे पहले देखते हैं कि बेटा होती सदिश राशि क्या है, सदिश राशियाँ आखिर होती क्या हैं। तो राशियाँ जानते हो, भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। एक होती है अदिश राशि, जिसे आप लोग जानते हो, जिसमें ओनली ऑन परिमाण होता है, परिमाण होता है, मात्रक तो दोनों में क्या है, कॉमन चीज़ है। और सदिश राशियाँ क्या होती हैं, सदिश राशियाँ जिसमें परिमाण के साथ साथ क्या भी होती है, डायरेक्शन भी होती है। क्या होती है, डायरेक्शन बोले तो दिशा होती है। जैसे हमारा विस्थापन हो गया, क्या हो गया, विस्थापन। अगर तुम ए बिंदु से बी बिंदु तक जा रहे हो, ए बिंदु से बी बिंदु तक जा रहे हो, तो ए से बी जा रहे हो तो दिशा क्या होगी, ए से बी की तरफ से। और ए से बी के बीच की जो मिनिमम दूरी होगी उसी को विस्थापन कहते हो। इसमें एक क्या होगी, तुम्हें दिशा मिल गई, तो इसे बोलते हैं सदिश राशि। जैसे विस्थापन हमारी सदिश राशि है, दूरी हमारी कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो सदिश राशियों के बारे में हम लोगों को पूरी तरह से इस लेक्चर में क्या करनी है, बात करनी है। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। सदिश राशियों को स्टार्ट करते हैं कि दो सदिश राशियों को जोड़ा कैसे जाए। सदिश राशियों का योग, सदिश राशियों का, सदिश राशियों का योग, सदिश राशियों का योग यानी टोटल ऑफ टू वेक्टर्स। अब अगर दो वेक्टर्स का टोटल करना है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विधि होती है जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल मेथड यानी त्रिभुज विधि। क्या बोलते हैं, त्रिभुज विधि। त्रिभुज विधि को समझो। त्रिभुज विधि में अगर तुम्हारे पास मान लो एक वेक्टर क्या है, ए बी वैक्टर है, और दूसरा क्या है, बी सी वैक्टर है, ए बी और बी सी। अगर एक वेक्टर सी ए देखोगे तो सी ए वैक्टर बराबर क्या, सी ए वैक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर, प्लस बी सी वैक्टर। ये हो गया हमारा त्रिभुज विधि के द्वारा जोड़ हो गया। सिंपल सी बात है, क्या है, सिंपल सी बात। अब आगे बढ़ते हैं, यूनिट वेक्टर के बारे में जानते हैं, तब थोड़ा हमारा केस अच्छा बनेगा। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इकाई सदिश। क्या बोलते हैं इसको, इकाई सदिश। इकाई सदिश जैसे अगर एक्सिस की बात करें तो तीन एक्सिस होते हैं। एक होता है हमारा एक्स एक्सिस, क्या होता है, एक्स एक्सिस, और एक होता है वाई एक्सिस, क्या होता है, वाई एक्सिस, और एक होता है जेड एक्सिस। ठीक है। अब एक्सिस क्या होता है, अक्ष होता है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। इकाई सदिश की अगर परिभाषा देखें तो अगर हम लोग बोलेंगे इसमें क्या होता है, परिमाण, परिमाण, परिमाण क्या होता है, वन होता है। और इकाई सदिश का काम क्या होता है, दिशा दिखाने के लिए यूज किया जा सकता है। क्या होता है, दिशा को प्रदर्शित करने वाला, दिशा को प्रदर्शित करता है। इकाई सदिश क्या करता है, दिशा को प्रदर्शित करता है। इसे हम लोग कैप वेक्टर ही बोलते हैं। इस इकाई सदिश को क्या बोलते हैं, कैप वेक्टर। अब देखो अगर कितने अक्ष है, तीन ही अक्ष हैं, एक्स वाई और जेड। दो एक्सिस क्या होते हैं, एक दूसरे के समतल में हो सकते हैं। जैसे एक्स और जेड हो गया, या जेड और वाई हो गया, वाई और एक्स हो गया, ये क्या होंगे, एक समतल में होंगे, दो दो करके। तीसरा उस समतल से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, 3D की बात है। अगर हम लोग किसी भी दूरी को अगर एक्स एक्सिस में नापेंगे तो उसका जो इकाई सदिश होता है उसे बोलते हैं आई कैप। क्या बोलते हैं, आई कैप। अगर किसी भी दूरी को वाई एक्सिस में नापेंगे तो उसे बोलते हैं जे कैप। तो उसका वाई एक्सिस का जो इकाई सदिश हो गया वो क्या हो गया, जे कैप हो गया। और किसी भी दूरी को अगर तुम लोग जेड एक्सिस में नापोगे तो उसका इकाई सदिश क्या हो गया, के कैप हो गया। क्या हो गया, के कैप। तो बात समझ में आई।
एक्स एक्सिस का जो इकाई सदिश होता है वो क्या होता है आई कैप, वाई एक्सिस का जो इकाई सदिश होता है वो क्या होता है जे कैप, और जेड एक्सिस का जो इकाई सदिश होता है वो क्या होता है के कैप होता है। अब एक बात समझो, जैसे अगर हमारे पास कुछ इस प्रकार से ग्राफ दिया गया है, यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ पे क्या है कोई बिंदु है, इधर मान लो 2 है, इधर मान लो 3 है, अगर यानी ये जो बिंदु है वो क्या है 2,3 है। अगर इसको इकाई सदिश के रूप में लिखें तो कैसे लिख देंगे 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। तो बात समझ में आई, इकाई सदिश का यूज क्या होता है, इकाई सदिश का यूज होता है कि प्रत्येक दिशा में क्या करना, दिशा को प्रदर्शित करना, किसी परिमाण के साथ दिशा को प्रदर्शित करना, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं कैप वेक्टर भी बोलते हैं, इकाई सदिश बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तुम्हारे पास हम लोग क्या पढ़ रहे थे, दो वेक्टरों का योग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे दो वेक्टरों का योग। अगर तुम्हारे पास दो वेक्टर हैं, यानी ए वेक्टर बराबर है अगर A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और अगर बी वेक्टर बराबर क्या है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। तो अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की बात की जाए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की बात करोगे तो आई कैप वाला जुड़ेगा आई कैप के साथ, जे कैप वाला जुड़ेगा जे कैप के साथ, और के कैप वाला जुड़ेगा के कैप के साथ। इस प्रकार हम लोग कैप वेक्टर को जोड़ेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा A1 प्लस B1 आई कैप, A2 में B2 को जोड़ेंगे तो A2 प्लस B2, और फिर क्या आ जाएगा जे कैप, प्लस A3 में B3 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा A3 प्लस B3, और फिर क्या करेंगे के कैप। अगर सेम हम लोग अगर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की बात करें, ए वेक्टर में से बी वेक्टर को क्या कर दें घटा दें, तो क्या होगा ए में से बी घटेगा, यानी A1 में से B1 घटेगा, A1 माइनस B1 आई कैप, और फिर क्या हो जाएगा A2 माइनस B2, A2 माइनस B2 जे कैप, और फिर क्या हो जाएगा A3 माइनस B3, यानी A3 माइनस B3 के कैप। ये तो सिंपल सी बात हो गई कि दो वेक्टरों को घटाना और जोड़ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। किसी सदिश का मान कैसे निकालोगे, अगर तुम्हारे पास कोई दिया गया है ए वेक्टर दिया गया, क्या दिया गया है ए वेक्टर, मान लो दिया गया है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। तो अगर बात की जाए कि इसका मान क्या होगा, यानी इसका परिमाण क्या होगा, तो ए वेक्टर के अगर परिमाण की बात करें तो इसका परिमाण क्या होगा अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। ये आया कहाँ से है, इसको समझने के लिए हम लोग एक वेक्टर की बात करेंगे जिसमें क्या करना है, अगर दो वेक्टर दिए गए हैं तुम्हारे पास, मान लो ए क्या है ए वेक्टर है और ये क्या है बी वेक्टर, ये क्या है एक है ए वेक्टर, दूसरा क्या है बी वेक्टर। एक बात सुनो, ये इस बात को लिख लो कि किसी भी सदिश का मान निकालने के लिए उसके जो इकाई सदिश के साथ जो गुणांक होते हैं उनका स्क्वायर का क्या कर देते हो रूट कर देते हो। ये बात समझ में आई। आगे थोड़ा हम लोग बढ़ते हैं। अगर तुम्हारे पास दो वेक्टर दिए गए हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, ऐसा नहीं है कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण हो, इनके दोनों के बीच में कुछ भी कोण हो, मान लो थीटा कोण हो, क्या हो थीटा कोण, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में थीटा कोण दिया गया है, क्या दिया गया है थीटा कोण। तो इसका परिणामी सदिश क्या होगा, परिणामी सदिश, हेडिंग क्या लिखोगे दो सदिशों का परिणामी सदिश। तो परिणामी सदिश क्या हो जाएगा
मान लो इन दोनों का ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाणीय सदिश क्या है, सी वेक्टर है। तो सी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा। ये हो जाएगा ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिणामी सदिश। क्या हो जाएगा, परिणामी सदिश। इतनी बात क्या है, क्लियर है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट सी बात देखो, घटक के बारे में देख लो। किसके बारे में देख लो, घटक। अगर घटक क्या होता है, घटक घटक बहुत महत्वपूर्ण क्या होती है, विधि होती है एक। घटक कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है, लेकिन बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अगर कहाँ पे साइन थीटा लें, कहाँ पे कॉस थीटा लें। तो समझो, अगर तुम्हारे पास कोई भी एक घटक दिया गया, मान लो ये क्या दिया गया है, एक वेक्टर दिया गया है, जिस वेक्टर को हम लोग बोल रहे हैं ए वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर के अगर घटक करोगे तो वो क्या होंगे, दोनों घटक एक दूसरे के 90 डिग्री में होते हैं। एक मान लो घटक ए है और एक मान लो घटक ए है। अब कन्फ्यूजन ये आती है कि एक तरफ होगा ए साइन थीटा और एक घटक होगा ए कॉस थीटा। तो कौन सा ए साइन थीटा होगा, कौन सा ये कॉस थीटा होगा। तो जिधर थीटा लगा हो, क्योंकि तुम्हें क्या दिया जाएगा, एक एंगल दिया जाएगा, या तो ए वाला एंगल दिया जाएगा या तो ए वाला एंगल दिया जाएगा। मान लो तुम्हें ए वाला एंगल दिया गया, तो ये मान लो थीटा है, तो ये फिर क्या हो जाएगा, जिधर थीटा सटा है उधर होता है कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, और ये फिर क्या हो जाएगा, दूसरा ए कॉस थीटा, तो दूसरा वाला अपने आप घटक क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। और अगर ये वाला कोण दिया गया है तो फिर क्या करोगे, ए कॉस थीटा, और ए वाला जो बचा है उसको कहोगे ए साइन थीटा। तो एक बात समझो, जिधर थीटा सटा हुआ है, जिधर कोण दिख रहा है, जिधर का कोण तुम्हें पता है, जिधर का कोण पता है, तो उधर का घटक होगा ए कॉस थीटा, और जिधर का घटक पता नहीं है उधर का घटक होगा ए साइन थीटा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब सिंपल समझो, दो सदिशों का गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। क्या समझना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। यानी दो सदिशों का गुणन, दो सदिशों का गुणन, दो सदिशों का गुणन, दो सदिशों का गुणन। एक वेक्टर दिया गया है और दूसरा वेक्टर दिया गया है, उनका गुणा किस प्रकार से होगा। सिंपल तो हो नहीं जाएगा मैथ्स की तरह। तो जब भी दो सदिशों का गुणन करते हो तो वो दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से। सबसे पहला होता है अदिश गुणन। क्या होता है, अदिश गुणन, यानी बोले तो डॉट मल्टीप्लिकेशन, यानी डॉट गुणन। क्या होता है, डॉट मल्टीप्लिकेशन। और दूसरा क्या होता है, सदिश, सदिश गुणन, जिसको क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब अदिश गुणन क्या है, सदिश गुणन क्या है, यही दो फैक्टर तुम्हारे क्या हैं, सबसे ज़्यादा जरूरी है। यही दो चीज़ें क्या हैं, सबसे ज़्यादा जरूरी हैं इस टॉपिक में। और हम लोग कोई ऐसा तो है नहीं कि स्पेशल टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम लोग मैथ्स के वो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं जो आपको क्या आएंगे, फिजिक्स में यूज होने के लिए काम आएंगे। तो यहाँ ये नहीं सोचना है कोई टॉपिक छूटा, कौन सा हुआ। सारी चीज़ें जितनी भी ज़रूरी होंगी इस चैप्टर से, वो सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्या हो जाएंगे, पता चल जाएंगे बहुत ही आसानी के साथ, ठीक है। तो देख लेते हैं अदिश गुणन क्या होता है। अदिश गुणन, अदिश गुणन, अदिश गुणन। अदिश गुणन को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्केलर
मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसको डॉट गुणा भी बोलते हैं। डॉट गुणा क्या होता है? डॉट इसका सिंबल होता है। और जब कोई एक वेक्टर ए सदिश राशि है और कोई बी सदिश राशि है, अगर उनका अदिश गुणन हो रहा है तो इन दोनों के बीच में क्या लगा रहेगा? डॉट लगा रहा होगा। और इनसे आने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है? अदिश होता है। कैसा होता है? अदिश होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं अदिश गुणन। तो आप लोग क्या लिख लोगे कि दो सदिशों के गुणा, सदिशों के गुणन से आने वाला प्रोडक्ट अदिश हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे अदिश गुणन कहते हैं। क्या कहते हैं? अदिश गुणन कहते हैं। अदिश प्रोडक्ट भी बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। इसमें भी कंफ्यूज ना होना। डॉट प्रोडक्ट, थोड़ी तो इतनी तो इंग्लिश चलती है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट। तो जब तुम ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्या कर रहे हो? अदिश गुणन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? अदिश गुणन। तो अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में थीटा कोण है, कितना कोण है? अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितना कोण है? थीटा कोण है। तो क्या आ जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन? ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। और जो आने वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या है? ए बी कॉस थीटा है। इसमें कोई भी दिशा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है वो कैसा है? स्केलर है, यानी अदिश है। कैसा है? अदिश है, यानी स्केलर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, इसको लिखो। अब हम लोग बढ़ते हैं। यूनिट वेक्टर के साथ अगर दो वेक्टर लिखे हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? यूनिट वेक्टर के साथ अगर दो वेक्टर लिखे हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? अगर ए वेक्टर बराबर दिया गया है A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, और अगर बी वेक्टर बराबर दिया गया है B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप, तो एक बात बताओ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा? अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की बात कर रहे हो तो A1 का गुणा होगा, A1 i कैप का गुणा होगा B1 i कैप से, A1 i कैप का गुणा होगा B2 j कैप से, A1 i कैप का गुणा होगा B3 k कैप से, और सेम इसी तरह रिपीट होगा तीनों फंक्शन का। A2 j कैप का गुणा होगा B1 i कैप से, A2 j कैप का गुणा होगा B2 j कैप से, A2 j कैप का गुणा होगा B3 k कैप से, A3 k कैप का गुणा होगा B1 i कैप से, A3 k कैप का गुणा होगा B2 j कैप से, A3 k कैप का गुणा होगा B3 k कैप से। तो ये क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा दुर्लभ स्थिति हो जाएगी। कैलकुलेशन करते करते घंटों निकल जाएंगे, और उस कैलकुलेशन के लिए तुम्हें एक बेसिक चीज़ चाहिए होगी जिसके बारे में देखो। एक बात देखो, आई कैप और आई कैप क्या है? अगर हम लोग इस प्रकार से इसमें देखें तो आई कैप किसको दिखा रहा था? आई कैप दिखा रहा था एक्स की डायरेक्शन को, यानी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को, और जो जे कैप था वो किसको दिखा रहा था? वाई एक्सिस की डायरेक्शंस को। ये क्या दिखा रहा था? वाई एक्सिस की। और जो के कैप था वो किसकी डायरेक्शंस को दिखा रहा था? एक के कैप दिखा रहा था किसकी? के कैप की। जो जेड एक्सिस था वो के कैप दिखा रहा था। अब समझो, सारे एक दूसरे के क्या है? 90 डिग्री पे है। अब कहोगे जो जेड एक्सिस है वो तो 90 डिग्री पे नहीं दिख रहा है। जो जेड एक्सिस है वो तुम्हारी तरफ है। जेड एक्सिस क्या है? यहां से क्या है? वो तुम्हारी तरफ ऐसे निकला है, लेकिन वो अब बोर्ड में से बाहर तो निकल नहीं पाएगा। ऐसे बोर्ड में क्या है? ऐसे बाहर कोई चीज दिखा पाएगी क्या? नहीं। इसीलिए उसको क्या दिखा दिया गया है? इस प्रकार से दिखा दिया गया है। अब जब आई कैप और जे कैप के बीच का जो कोण देखोगे वो कितना है? 90 डिग्री है। और जो के कैप और आई कैप के बीच का देखोगे तो वो भी 90 डिग्री है। लेकिन जब आई कैप और आई कैप की बात करोगे, आई कैप और आई कैप की, तो दोनों के एंगल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0।
अब तुम एक बात बताओ, जब ए और आई कैप का, जब आई कैप डॉट आई कैप लिखोगे तो आई कैप डॉट आई कैप क्या हो जाएगा, आई आई कॉस थीटा, और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो जब कॉस जीरो की वैल्यू करोगे तो कितना आ जाना है, 1 आ जाना है। आई कैप और आई कैप का जब गुणा करोगे, क्यों, क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी। देखो आई कैप और आई कैप को देखो, आई कैप का परिमाण क्या है, 1 है, और आई कैप का परिमाण क्या है, 1 है, इंटू कॉस, और आई कैप और आई कैप के बीच में एंगल क्या है, 0 है, तो आने वाला कॉस जीरो का मान 1, टोटल कितना हो गया, 1 हो गया। लेकिन अगर यही चीज तुम आई कैप इंटू जे कैप के साथ करोगे तो आई कैप इंटू जे कैप में क्या है, एंगल 90 डिग्री है, तो आई कैप इंटू जे कैप देखोगे तो क्या आ जाना है, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो वो टोटल को क्या कर देगा, 0 कर देगा। इसी प्रकार जब अलग अलग प्रकार के रखें, जैसे आई कैप जे कैप, आई कैप के कैप, जे कैप आई कैप और जे कैप के कैप, जब भी अलग अलग रहेंगे तो उसमें क्या आ जाना है, 0 आ जाना है, डॉट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। और अगर सेम सेम रहेंगे, जैसे आई कैप जे कैप के कैप और के कैप, तो उसमें क्या आ जाना है, 1 आ जाना है मान। इस बात को समझ में आया, क्योंकि आई कैप और आई कैप का जो दोनों का एंगल रहेगा वो तो 0 रहेगा, कॉस 0 का मान क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो इस आधार पे यहां पे एक चीज लिख लो, वो एक चीज ये है कि आई कैप इंटू आई कैप बराबर 1 बराबर जे कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप बराबर क्या है, 1 है, टोटल बराबर क्या है, 1। लेकिन अगर यही चीज आई कैप इन डॉट जे कैप बराबर जे कैप डॉट के कैप बराबर के कैप डॉट आई कैप बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जब आई कैप और जे कैप का गुणा होगा तो वो तो 0 करेगा, तो अलग अलग प्रकार से गुणा करने का मतलब है नहीं, इसमें सेम सेम का कर लो। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आ जाएगा, a1 का गुणा करोगे b1 से, a1 इंटू b1, और आई कैप क्या होगा, 1 हुआ, तो आ जाएगा a1 और b1। इसी प्रकार a2 का गुणा करोगे b2 से, a2 b2, और क्या करोगे a3 और b3। यहां से एक बात समझ में आई कि जब भी ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्या होगा, डॉट गुणन होगा, तो जो सेम सेम प्रकार के इकाई सदिश हैं उन्हीं के परिमाणों का आपस में गुणा होगा और किसी से गुणा नहीं होगा। ठीक है, तो आई कैप का a1 b1 a2 b2 और a3 b3 दोनों का गुणा होकर के क्या हो गया, योग हो गया। सिंपल सी बात थी, समझ में आई। अब हम लोग देख लेते हैं क्या, सदिश गुणन, यानी दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट। क्या देख लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। दो सदिशों का क्रॉस गुणन या दो सदिशों का सदिश गुणन। जब भी क्रॉस गुणन होता है तो जो आने वाला प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, सदिश राशि होता है। क्या होता है, सदिश राशि। तो अगर हम लोग ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर का गुणा करें तो जो आने वाला, अगर ए वेक्टर का जो परिमाण है वो ए है और बी वेक्टर का जो परिमाण है वो क्या है, बी है, तो ए बी साइन थीटा। लेकिन जब ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर है, आने वाला प्रोडक्ट भी क्या है, सदिश राशि है, तो इसका भी कोई ना कोई एक इकाई सदिश होगा। तो मान लो उसका इकाई सदिश क्या है, एन कैप। क्या है, एन कैप। बात समझ में आ गई, ठीक है। हम लोग क्या लिख लेते हैं, सिर्फ परिमाण लिख लेते हैं, तो एन कैप क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अगर परिमाण नहीं लिखेंगे तो एन कैप बना रहेगा। इतनी बात क्लियर। इस वाली बात को लिखो। यहां पे जो ये जो प्रोडक्ट है वो कैसा प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट। और ये क्या है, सदिश है कि अदिश, तो ये क्या है, सदिश है।
कैसा है, सदिश है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब अगर इकाई सदिश के साथ दो वेक्टर लिखे हों तो उनका गुणन कैसे करोगे, ये देखो। अगर ए वेक्टर बराबर A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप और V वेक्टर बराबर B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप दिया गया है। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्या निकालो, क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। क्या निकालो, क्रॉस प्रोडक्ट। तो वह कैसे निकलेगा, अगर देखोगे तो A1 का गुणा करोगे A2 B1 से, फिर उसी तरह A1 का गुणा करोगे B2 से, फिर A1 का गुणा करोगे B3 से, सेम फिर उसी तरह को रिपीट करोगे। A2 का गुणा करोगे B1 से, A2 का गुणा करोगे B2 से, A2 का गुणा करोगे B3 से, A3 का गुणा करोगे B1 से, A3 का गुणा करोगे B2 से और A3 का गुणा करोगे B3 से। तो सेम जैसा अभी इसके पहले लिखा था उसको देख लेते हैं। यहां पे भी क्या होगा, उसी तरह होगा आई कैप क्रॉस आई कैप। अब देखो आई कैप और आई कैप के बीच में एंगल कितना है, 0 है, लेकिन यहां पे डॉट प्रोडक्ट नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो यहां पे ए बी साइन थीटा आएगा। तो आई का क्या है परिमाण 1 है, इंटू आई का परिमाण क्या है 1 है, इंटू थीटा कितना है 0, तो साइन 0। क्या करोगे, साइन 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। अब इसी प्रकार सेम जो रहेगा, जे कैप इंटू जे कैप भी क्या आएगा 0, के कैप इंटू के कैप भी क्या आएगा 0 आएगा। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लो, स्टेटमेंट लिख लो, आई कैप क्रॉस आई कैप बराबर जे कैप क्रॉस जे कैप बराबर के कैप क्रॉस के कैप बराबर क्या है, 0 है, यानी 0 है। लेकिन जब अलग अलग प्रकार के वेक्टर रहेंगे तो क्या करोगे, आई कैप क्रॉस जे कैप। जब अलग अलग रहेंगे तो दोनों के बीच में कोण कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। जब 90 डिग्री रहेगा तो मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर जे कैप क्रॉस के कैप बराबर के कैप क्रॉस आई कैप बराबर आ जाएगा 1। लेकिन यहां एक बात और समझने वाली है, जब तुम आई कैप क्रॉस जे कैप करोगे तब तो 1 आएगा, लेकिन तुम जब जे कैप क्रॉस आई कैप करोगे, जे कैप क्रॉस आई कैप करोगे या के कैप क्रॉस आई कैप करोगे, जे कैप करोगे और आई कैप क्रॉस के कैप करोगे, आई कैप क्रॉस के कैप, तो जो मान आएगा वो क्या आएगा, -1 आएगा। अब यहाँ पे केस क्या बन जाएगा, बहुत पेचीदा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बहुत पेचीदा। पेचीदा क्या कि ऐसा बन जाएगा कि तुम इसे सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो विधि होती है वो स्पेशल एक विधि होती है जिसे हम लोग बोलते हैं आव्यूह विधि या सारणिक विधि। अब कहोगे आव्यूह सारणिक अलग अलग है, मैथ्स के जो बच्चे अगर देखेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, चाहे वो सारणिक की तरह लिख लो, वो एक ट्रिक की तरह कार्य करेगा, ना कि उसका यहाँ पे कोई कॉन्सेप्चुअल यूज होगा। उस ट्रिक से हम लोग क्या निकाल लेंगे, ए क्रॉस बी का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो आव्यूह का जो मान निकालने का जो तरीका होता है और सारणिक का जो मान निकालने का तरीका होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो हम लोग क्या निकालते हैं, एक आव्यूह की तरह लिख लेंगे। इसको कैसे लिख लेंगे, आव्यूह की तरह। तो अगर मान लो ए क्रॉस बी को जो आने वाला प्रोडक्ट क्या है, ए क्रॉस बी, तो क्या करना है, सबसे पहले ऐसे एक आव्यूह बनाओ, ऐसे एक आव्यूह बनाओ। इसमें क्या करो, आई कैप जे कैप और के कैप। इसके बाद यहां क्या लिखो, पहली लाइन में रो में लिखो A1 A2 और A3 और दूसरी रो में लिखो V1 V2 और B3। और ये तो स्पेशल वीडियो है बायो वाले बच्चों के लिए, तो उन्हें ये क्या है समझ में ना आएगा, ये मैट्रिक्स क्या है समझ में ना आएगा, लेकिन समझाना ही तो लक्ष्य है, समझाना ही तो क्या है लक्ष्य है, और समझोगे तो क्यों समझ में नहीं आएगा। तो देखो ध्यान से देखो, इसको रफ कर देते हैं अब, ठीक है, लिख लेना।
जब भी किसी आव्यूह को सॉल्व करते हो, जब भी किसी आव्यूह का मान करते हो, तो वहां क्या होता है, ऐसे सिस्टमेटिक लिख लो। यहाँ पे मान के चलो प्लस, फिर ये वाला माइनस, फिर ये वाला प्लस। और जब तुम्हें मान निकालने होते हैं तो सबसे पहले जो एक अंक होता है उसको चिन्ह के साथ लिखो। जैसे इसको क्या लिखोगे, इसके पहले एक एग्जाम्पल दे देते हैं। क्या दे देते हैं, एक एग्जाम्पल। जैसे b बराबर कोई एक आव्यूह दिया गया है a1 a b c, इसके बाद d e f, इसके बाद g h q, ऐसे करके क्या है, एक आव्यूह है जो क्या है 3x3 कोटि का है। यानी इसमें 3 रो हैं, 1 रो 2 रो 3 रो, और क्या है 3 स्तंभ, 1 2 और 3। अगर इसके मान की बात करें तो इसमें चिन्ह पहले लगा लो, सिंपली सी बात। इसमें प्लस लगाओ, इसमें माइनस लगाओ और इसमें प्लस लगाओ। अब चिन्ह के साथ उसके अंक को पहले लिखो। अब इसमें क्या लगोगे, प्लस a, और फिर क्या करोगे, एक छोटा सा आव्यूह बनाओगे। अब जिस अंक को लिए हो उसको ये उसकी रो और उसका स्तंभ के अंक को क्या कर दो, खत्म कर दो, और बाकी 4 अंक हैं उसको लिख लो, E F H और Q। यही तो बचे हैं, यही तो क्या है, बचे हैं। उसके बाद क्या करो, फिर आगे सॉल्व करो, और जो माइनस में है उसको माइनस वाले को लिख लो, माइनस बी। फिर उसी तरह सेम आव्यूह को लिखो। क्या लिखोगे, सेम आव्यूह को क्या लिखोगे, b, और जब b है तो b वाले की रो और स्तंभ को खत्म करो। जब इसकी स्तंभ और रो क्या होगा, खत्म, तो बचा d g f q। और फिर क्या करो, फिर आगे करो सेम, प्लस को c के साथ लो और c का स्तंभ और c की रो को गायब करोगे तो बचेगा d e g h। क्या बचेगा, d e g h। और इसका सॉल्यूशन देखना, इसका अब सॉल्यूशन एक लाइन में आएगा। क्या आएगा, एक लाइन में। जो प्लस में लिखा है उसको तो लिखो और ब्रैकेट तोड़ो। क्या करो, ब्रैकेट तोड़ो। ई का गुणा होगा क्यू से, ई का गुणा ऐसे गुणा करके लिख दो ई क्यू, फिर लगाओ माइनस, फिर क्या लगाओ, माइनस, और इसका गुणा करो इससे, एच का गुणा होगा एस से, एच एफ, फिर क्या करोगे, माइनस लगाओगे, क्या है v है, क्या है b, और फिर सेम उसी तरह फिर क्या कर दो, फिर रिपीट कर दो। d का गुणा करो q से, d का गुणा करो q से तो क्या आ गया, dq आ गया, माइनस करो f का गुणा करो h से तो fh आ गया। ठीक है, फिर सेम करो, प्लस c लिखो, सेम उसी तरह रिपीट, d का गुणा करो h से तो dh आ गया, dh, माइनस करो h का गुणा करो e से, क्या h ही है ना, g है, g का गुणा करो e से तो ge आ गया, और ब्रैकेट खोल करके कैलकुलेट कर लो, तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, आ जाएगा। तो इस प्रकार से सॉल्व करना है आव्यूह को। अगर आव्यूह समझ में नहीं आया, एक बार रिपीट में वीडियो को देख लो। अब इसी विधि से क्या करेंगे, हम लोग अपने दो वेक्टरों के क्रॉस गुणन को निकालेंगे, दो वेक्टरों के क्रॉस गुणन को निकालेंगे। देखो यहां पे क्या होने वाला है, यहां पे देखोगे सबसे पहले क्या लिखोगे, प्लस आई कैप। पहले तो लिख लो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब आई कैप है, क्या है, आई कैप, तो प्लस आई कैप, और अब इसकी रो खत्म और स्तंभ खत्म, तो बचा A2 A3 B2 B3। क्या बचा, A2 A3 B2 B3। ठीक है, फिर माइनस लगाओ, क्या लगाओ, माइनस जे कैप, फिर लिखो जे कैप की स्तंभ खत्म और रो खत्म, क्या बचा, A1 A3 A1 और A3 और B1 B3, और फिर क्या कर दो, इसको बंद कर दो। सेम इसी तरह फिर क्या लिखो, प्लस के कैप, और फिर से एक छोटा सा दो कोटि वाला आव्यूह बनाओ, के का स्तंभ खत्म, के की रो खत्म, क्या बचा, A1 A2 B1 B2, A1 A2 B1 B2, ऐसे हो गया। ठीक है, अब इसको सेम उसी तरीके से कर लो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या करोगे, आई कैप का आई कैप लगा दो, और फिर क्या करो, A2 का गुणा करो B3 से, तो क्या हो जाएगा, A2 B3
फिर लगाओ माइनस, इसका गुणा किए इससे, फिर लगाओ माइनस, फिर इसका गुणा करो इससे, माइनस B2A3, B2A3। इसके बाद क्या करो, माइनस लगाओ, फिर क्या करो माइनस, माइनस जे कैप, और फिर क्या करो A1B3, A1B3, और फिर माइनस लगाओ B1A3, B1A3, और फिर क्या करो ब्रैकेट बंद। फिर सेम इसी तरह प्लस के कैप लगाओ, फिर क्या करो A1B2, A1B2, और फिर क्या लगाओ माइनस B1A2, B1A2, और फिर क्या कर दो ब्रैकेट बंद कर दो। अब देखना यहां पे क्या आया है रिजल्ट, रिजल्ट क्या आया है, रिजल्ट आया है A2B3, A2B3 आई कैप, फिर माइनस B2A3 आई कैप, माइनस A1B3, A1B3 जे कैप, फिर क्या है माइनस माइनस होगा प्लस, माइनस माइनस होगा प्लस, तो प्लस B1A3 और फिर जे कैप, फिर क्या करोगे प्लस के A1B2, क्या करोगे A1B2, फिर के कैप, फिर क्या है माइनस B1A2, 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 और फिर क्या है के कैप है। ये आ गया तुम्हारा लास्ट रिजल्ट। अब कहोगे कि इतना बड़ा रिजल्ट आया है तो याद कैसे रखेंगे, तो इसको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, मेथड याद रखो कि कैसे आप व्यू को सॉल्व किए हो, कैसे आप व्यू को सॉल्व किए हो। बस सेटलमेंट याद रखना है कि सेटलमेंट क्या करना है, सबसे पहले सेटलमेंट आई कैप, जे कैप और के कैप, और उसके बाद सबसे पहले ए वेक्टर के A1 A2 A3, फिर सारे गुणांक लिखो किसके, बी वेक्टर के B1 B2 और B3, और आप भी विधि से क्या कर लो सॉल्व कर लो। कैसे करना है, सबसे पहले जिस पॉइंट को उसके चिन्ह के साथ लो उसका स्तंभ और उसकी रो को खत्म कर दो। सबसे पहला प्लस माइनस और प्लस तीन को ही लेना है, ठीक है। उसके बाद जो बचेगा उसमें कैसे करोगे, जैसे 4 बचे उसमें ऊपर वाले का इसका गुणा करोगे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह, A2 का गुणा करोगे B3 से, उसको लिख दो, फिर माइनस करो B2 का गुणा करो A3 से। इस तरह से सॉल्व कर लो और फिर क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस गुणन भी समाप्त हो गया, और क्रॉस गुणन के बाद हमारा क्या हो गया, वेक्टर खत्म हो गया। जितना भी तुम्हारे फिजिक्स में यूज होगा सारा का सारा यहाँ हो गया, बल्कि और ज़्यादा ही हो गया है, ठीक है। तो आज के लिए लेक्चर को करते हैं यहीं समाप्त, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ओके बाय। पढ़ाई लिखाई करते रहो और बने रहो हमारे साथ। ओके बाय।